तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। और आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको NCERT, आप इसका नाम अच्छी तरह सुने होंगे, सभी NCERT के बुक से लिया गया है, जो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताया गया है जो कि आपको याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। चलिए इसका जवाब हम जानते हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में कि नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यानी कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होता है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का, जिससे ऊर्जा प्रदान होता है, उसका उत्तम स्रोत क्या है। चलिए इसकी हम विशेषता जानते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जिसमें निम्न विशेषताएं हो, यानी कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम कह सकते हैं जिसमें निम्न प्रकार की विशेषताएं हो। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए हम एक एक करके जानेंगे। पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि वह उचित मात्रा में आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, यानी कि जितनी हमारी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में ऊर्जा वो प्रदान कर सके, ये हमें दे सके। दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए कि इसे प्रयोग करना आसान होना चाहिए। तीसरी विशेषता होनी चाहिए कि इसका परिवहन करना आसान होना चाहिए, यानी कि ले जाने और ले आने में वो आसान हो। चौथा जो विशेषता होनी चाहिए कि इसका भंडारण आसान होना चाहिए, यानी कि इसका रख रखाव जो है उसका आसान होना चाहिए। और पांचवा जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लंबे समय तक हमें नियमित रूप से आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है या किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा कि भूपर्पट्टी की गहराइयों में भौमिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टानें ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। जब भूमिगत जल इन तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी भाप चट्टानों के बीच रुक जाती है और इसका दाब बहुत अधिक हो जाता है। पाइप डालकर भाप को बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी सहायता से विद्युत जनरेटरों के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। अतः भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पट्टी की गहराइयों से तप्त स्थल और भूमिगत जल से बनी भाप से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। देखिए सभी VVI प्रश्न, इस बात को आप याद रखेंगे। एक एक प्रश्नों का आप बिल्कुल गौर से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। चलिए हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन से क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष से प्राप्त, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गहराइयों में दब गए थे, से प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और जीवाश्म ईंधन के हानि जानते हैं हम। इसकी हानि निम्न प्रकार से है। जैसे कि पहली हानि हो सकती है कि जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा होगा कि जलने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा इसकी जो हानि है कि जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये भी VVI प्रश्न है, आप याद रखिएगा। VVI प्रश्नों को आप बिल्कुल गौरपूर्वक देखते चलिएगा और सुनते चलिएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को
तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है। सवाल नंबर 6, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त यानी कि जो बटा हुआ है वलय की भूमिका क्या है? इसका जवाब जानेंगे हम कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की पहली भुजा जो पहले नीचे की ओर धकेल दी गई थी अब ऊपर की तरफ धकेली जाती है, तथा कुंडली की दूसरी भुजा जो पहले ऊपर की ओर धकेली गई थी अब नीचे की ओर धकेली जाती है। इसलिए कुंडली जो है कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात यानी कि बाद में विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके कारण कुंडली और धुरी का लगातार घूर्णन होता रहता है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके बारे में बताना है कि जो ग्रह हैं वो टिमटिमाते क्यों नहीं है तारों के समान। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसका जवाब होगा कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 8 को देखते हैं। आँखों की सुग्राहिता से क्या अर्थ है? आँखों की सुग्राहिता से क्या अर्थ है? इसका जवाब होगा कि आँखों की सुग्राहिता का संबंध रंगों से है। आँखें किसी रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है और किसी के लिए कम। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। जरा दूरदर्शिता और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करना है आपको। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दोनों स्थितियों में नज़दीक की वस्तुओं को न देख पाना यानी कि नज़दीक जो हम देखते हैं उसकी नज़र कमज़ोर हो जाना तथा अभिनेत्र की लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोष पक्षांभी पेशियों के कमज़ोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ऐसा दोष कम नहीं कर पाती, ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। चलिए सवाल नंबर हम 10 जानते हैं। 10 देखते हैं। आँखों के मुख्य दोषों का नाम लिखें, यानी कि आँखों में कौन कौन से दोष होते हैं उसका और क्या क्या नाम होता है। देखिए पहला होगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल ही आसान सवाल है। तीसरा है प्रेस बायोपिया और चौथा है एस्टगामेटिज्म।